कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? हमारे व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन है, जैसे कि हम बहुत इरिटेबल हो गए हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लगे हैं, चीज़ों को आगे के लिए छोड़ने लगे हैं, हमारे आपसी रिश्तों में दिक्कत आने लगी है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़े, परिवार का माहौल, इसका बच्चों की मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है? घर में माहौल वातावरण ऐसा है कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े हैं और बच्चा अभी डेवलपिंग फेज में है। छोटा बच्चा है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल। तो दोनों के झगड़े के बीच से जो मैसेजेस वो लेता है, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस होते हैं। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति है मानसिक बीमारियों के बारे में कि अगर एक बार ये मानसिक रोग लग गया तो वो ठीक नहीं होता। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है या किसी को बीपी की बीमारी हो गई है, तो क्या वो ठीक हो जाती है? अगर वो इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। कुछ जो मानसिक बीमारियां हैं वो पूर्णतया ठीक हो जाती हैं और कुछ मानसिक बीमारियां हैं जो कंट्रोल होती हैं। बहुत कम ऐसी होती हैं जो कंट्रोल होती हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एग्जैजरबेट होती हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, लेकिन हर जवाब की शुरुआत एक बातचीत से होती है। नमस्कार, मैं हूं संजय छाबड़ा और आप देख रहे हैं सुनो कहानी विद संजय छाबड़ा। एक ऐसा मंच जहां हम समाज से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, जो हर परिवार की जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मानसिक स्वास्थ्य। आज हमारे बच्चे तनाव में हैं, माता पिता जिम्मेदारियों के बोझ से जूझ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग अकेलेपन और बदलती जीवन शैली का सामना कर रहे हैं। एडीएचडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस और डिमेंशिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आज पहले से कहीं अधिक चर्चा में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने परिवार के मन की आवाज सुन पा रहे हैं? क्या हम समय रहते मानसिक समस्याओं को पहचान पा रहे हैं? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम जानेंगे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी से, जिन्होंने वर्षों से मरीजों और उनके परिवारों का मार्गदर्शन किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो कहानी विद संजय छाबड़ा में। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे ये जर्नी शुरू हुई और कैसे आपने ये पेशा अपनाया? देखिए, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा हूँ और वर्तमान में प्रमुख विशेषज्ञ मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर में कार्यरत हूँ। और लगभग मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है 10 वर्षों से अधिक का मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है। और इससे पहले मैं पब्लिक हेल्थ और पब्लिक अवेयरनेस के लिए नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जो कि WHO का प्रोजेक्ट है, उसमें कार्यरत रहा हूँ। और मेरा जो MBBS एंट्रेंस है वो 93 का है। डॉक्टर साहब, पहले ऐसे कहते थे कि हर परिवार का एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। आजकल ऐसा लगता है कि हर परिवार के पास अपनी फोन लिस्ट में एक मनोचिकित्सक का नंबर होना चाहिए। तो क्या ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है, आपने सही पॉइंट आउट किया है कि ऐसा लग रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ने के साथ साथ लोग अवेयर भी हो रहे हैं और उसकी वजह से लोग उसको शेयर करने या उस अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि लोग अपनी बात को कहने लगे हैं या उसकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, कुछ वजहों से ये जो इश्यूज़ हैं
वो बढ़ भी रहे हैं। कॉमन अगर हम इश्यूज की बात करें तो बहुत एक शब्द है जो आप सब हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत हो गया है। तो वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है और जो लंबा स्ट्रेस है, एक तो वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो बहुतायत से है। बाकी और प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे हम अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो पिछले दशक में या पिछले 4-5 सालों में बढ़ी हैं। देखिए एज ग्रुप अगर हम बात करें तो जो मुझे लगता है कि 2 तरह के एज ग्रुप में थोड़ी वृद्धि हुई है। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, उसमें जो नई जनरेशन या यंग जो लोग हैं, वो कंपैरेटिवली हेल्प सीकिंग हैं और जो दूसरा है वो कुछ पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों के व्यवहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो उनकी नई जानकारी में आती हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें एडीएचडी या ऑटिज़्म जैसी बीमारियों की, उनकी अवेयरनेस होने की वजह से उसकी असेसमेंट के लिए लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो यंग जनरेशन इज़ मोर प्रोन टू सीक हेल्प। बाकी मिडल एज वाले लोग भी आते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक थोड़ा भ्रांति ये रहती है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर और थेरेपिस्ट, इनमें क्या अंतर है ये? तो 2 अलग-अलग मतलब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक जैसे आपने कहा साइकोसिस और उसका कॉन्ट्रा या जो उसका पार्ट है दूसरा, वो न्यूरोसिस। जो इनिशियली जब मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की गई, तब इसको समझने की पर्पज़ से या थोड़े दिनों तक इसको क्लासिफ़िकेशन के लिए भी यूज़ किया गया। हालाँकि आजकल क्योंकि हम थोड़ा विस्तार से समझ गए चीज़ों को, तो आजकल इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक पर्पज़ से नहीं होता है, लेकिन समझने के पर्पज़ से अभी भी कर सकते हैं कि साइकोसिस क्या है और न्यूरोसिस क्या है। सबसे बड़ा जो मेजर डिफ़रेंस है, वो ये है कि साइकोसिस के अंदर पेशेंट के अंदर इनसाइट नहीं होता है, रोग के प्रति उसकी जो स्वयं की जो स्वीकृति है कि हाँ, मुझे ये बीमारी है, वो नहीं होती है साइकोसिस में और न्यूरोसिस में कंपैरेटिवली उसको इनसाइट होती है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा हम साइकोसिस या साइकोटिक फीचर्स हम बोलते हैं, उनमें एक हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स यानी कोई चीज़ है ही नहीं और वो आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, पर्सीव हो रही है, उसे हम हैलुसिनेशंस कहते हैं और डिल्यूजन्स होते हैं फ़ॉल्स बिलीफ यानी गलत आपकी विचार में या आप अपनी मान्यता है वो गलत हो जाती है कि मैं ये कहूँ कि संजय जी जो हैं वो मेरा नुकसान पहुँचाएँगे, जबकि संजय जी की मन में या उनकी एक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई एम डिल्यूज़नल कि कोई मेरा नुकसान पहुँचाएगा, मुझे मारना चाहता है। तो ये फीचर्स हैं जो साइकोसिस के अंदर होते हैं। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई साइकोटिक और न्यूरोसिस के बारे में बात करते हैं। दूसरा फिर आपने जो मुझसे पूछा कि साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक वर्सेस साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में जो बेसिक और ब्रॉडर डिफरेंस है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट अ, आपके मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, एब्नॉर्मल मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, वो आपके रोग के निदान में हेल्पफुल होते हैं और वो व्यवहार को परिवर्तन करने में या बातचीत से या काउंसलिंग से कैसे ठीक करते हैं, उसमें मदद करते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ नहीं लिख सकते हैं। तो उनकी क्वालिफ़िकेशन एमबीबीएस नहीं हो कर के और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें उनकी एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकियाट्री या मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान और उनको प्रिस्क्रिप्शन या दवाई लिखने का राइट उनकी होता है। हाँ, अब चूँकि ये भी माना जाता है या ये भी हम देख चुके हैं कि
जो साइकेट्रिक इलनेसेस या डिसऑर्डर्स हैं, उनके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस हैं। तो उन बायोलॉजिकल रीजंस और कॉज को करेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन्स देते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज से 1-2 दशक पहले ये कहा जाता था कि मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो अरे भाई पागल हो गया क्या? अब क्या समाज में वो परिवर्तन आया है? लोग आपके पास खुलकर आने लगे हैं, अपनी बातें बताने लगे हैं, ऐसा परिवर्तन आया है क्या? देखिए, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि ये रोग बढ़ गए हैं क्या? हुँ। तो उसमें एक एक एक्सप्लेनेशन अपना ये था कि हाँ, लोग कुछ कुछ लोग आने लगे हैं अपनी हेल्प सीकिंग के लिए या अपनी समस्याओं से बात करने के लिए आने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में समाज में अभी बहुत जागृति की आवश्यकता है और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूँगा कि आपने ये बीड़ा आज उठाया है और आप आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे और आपकी प्रेरणा से आपके फील्ड में जो लोग हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो भी इस चीज़ को काम करेंगे कि हम अवेयरनेस अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो जो समझने की बात ये है कि मानसिक रोग बाकी जो फिज़िकल इलनेसेस हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे थायरॉइड की बीमारी है, जैसे वो रोग हैं, उसी तरह से मानसिक समस्या के रोग हैं और हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता है ना? हर व्यक्ति जिसको आप मानसिक समस्या है, वो डिसीज़न लेने की कैपेसिटी खो नहीं देता है। वो समाज में योगदान दे सकता है और उसी तरीके से योगदान दे सकता है, जिस तरह से एक कंट्रोल्ड डायबिटीज़ या कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का व्यक्ति अपने समाज में प्रगति के अंदर सोशल प्रगति में अपना योगदान दे सकता है, वैसे ही वो भी पूरा योगदान दे सकता है। तो समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि हम उसको लेबल करके स्टिग्मेटाइज़ नहीं करें कि इसको ये पागल हो गया है या मानसिक बीमारी हो गई है या मानसिक दवाइयाँ ले रहा है। नॉर्मल अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, तो वो नॉर्मल ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा और हम उसको मेनस्ट्रीम जो मेनस्ट्रीम है, उसमें रख पाएँगे। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और तनाव ये तो सब समाज आम जीवन का हिस्सा है। अब ऐसे में ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम उस मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात बताई है कि हमारी जो चेंजेस हुए हैं लाइफ़स्टाइल में, तो जो तनाव शब्द है उसको हम कभी बहुत बड़े समय के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। स्ट्रेस, स्ट्रेस के रीज़न, स्ट्रेस के साइन्स एंड सिम्पटम्स एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। हाँ, लेकिन कब हम इस चीज़ को अपने आप को में ये सोचें कि हाँ, अब हमें शायद ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये है कि अगर हम हमारी नींद में कोई खलल है, हमको नींद आने में दिक्कत है, बार-बार टूट जाती है या सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये चीज़ें हमारे व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन है, जैसे कि हम बहुत इरिटेबल हो गए हैं, हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लगे हैं, चीज़ों को आगे के लिए छोड़ने लगे हैं, हमारे अंदर शरीर में एनर्जी लेवल नहीं है, इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आपसी रिश्तों में दिक्कत आने लगी है, हम लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हमारा इंटरेस्ट जिन चीज़ों में पहले था, अब नहीं है। उसके अलावा खान-पान में अगर कोई हमको दिक्कत है या शरीर की एनर्जी लेवल में दिक्कत है, ये अगर हमारे पास या हम जो काम करते हैं उसमें हमारी परफ़ॉर्मेंस में कोई इश्यूज़ आने लगे हैं, हम एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगी हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन है, अगर ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं और वो लगातार बना हुआ है, 1-2 दिन से नहीं हम मानते हैं, लेकिन हाँ, भई आपने प्रयास किए, आइडेंटिफ़ाई किया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपने उस पे वर्क किया, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको समझना चाहिए कि आपको हेल्प लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आजकल एडीएचडी, ऑटिज्म, ओसीडी, पैनिक अटैक और डिमेंशिया जैसे शब्द बहुत सुनने को मिल रहे हैं। आप बिल्कुल बताइए क्या है और इनमें अंतर क्या है? जो
बीमारियों के नाम बताए हैं, ये पूरा लाइफ स्पैन को आपने कवर किया है। तो जो बच्चों में जो अवेयरनेस की वजह से जो जो हम डायग्नोसिस कर पाते हैं कि पहले तो बच्चे को लेकर ही नहीं आते थे, और जब कभी भी लाते थे बहुत ही जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन के टाइम पे ही लोग लेके आते थे, यानी बहुत सीवियरिटी की सिम्टम्स होने के ऊपर लाते थे। अभी जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, वैसे-वैसे हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए एडीएचडी, जैसे हम सबसे पहले बात करें तो बच्चों में एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चे का आईक्यू ठीक है लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है। तो वो कोई भी एक्टिविटी, बातचीत हो रही है या वो पढ़ रहा है या कुछ खेल रहा है तो वहाँ पे उसका अटेंशन नहीं है। तो अटेंशन डेफिसिट है और हाइपर एक्टिव है, यानी वो एक जगह बैठ नहीं पा रहा है और वो अपनी एक्टिविटी पूरी करता है। तो ये एक एडीएचडी है। ऑटिज़्म में क्या है, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है और एक ही एक रिपीटेड एक्टिविटीज़ वो करने लगते हैं, तो ये ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के डिसऑर्डर हैं। तीसरा आपने पूछा ओसीडी। तो ओसीडी या हम ये भी कहते हैं, पहले हम इसी को पूरा करते हैं कि एडीएचडी कई बार बचपन में बहुत बार वो लिमिटेड रहता है टू चाइल्डहुड, पर कई बार वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एडल्टहुड में भी, तो हम उसको बोल देते हैं एडल्ट एडीएचडी, यानी एडल्टहुड के अंदर भी वो है या एडल्टहुड में आइडेंटिफाई हुआ है। ये बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। ओसीडी किसी भी स्पेक्ट्रम में यानी किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ऑब्सेशन और कंपल्शन, दो इसके कंपोनेंट हैं। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसके जो 3 एरिया स्पेसिफिक या कंपोनेंट स्पेसिफिक हम बात कर सकते हैं कि एक तो रहता है कंटामिनेशन इश्यूज़। तो आपने बहुत बार, अगर आपको ध्यान में आता हो किसी के बारे में, तो वो बहुत साफ-सफाई को लेकर के हद से ज़्यादा कंसर्न रहता है कि बार-बार हाथ धोते हैं या बार-बार वो सफाई करते हैं या कपड़े बार-बार चेंज करते हैं या बार-बार नहाने जाते हैं, या बर्तनों को बार-बार साफ करते हैं। तो यानी सफाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो नॉर्मल से ज़्यादा रखते हैं और उसके अंदर उनका जो समय है, वो बहुत ज़ाया होता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंग्ज़ियस रहते हैं। तो ऑब्सेशन क्या हुआ? सफाई का। कंपल्शन क्या हुआ? बार-बार हाथ धोना या सफाई करना। उसके अलावा एक होता है जो बहुत सिस्टमैटिक या बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से चीज़ों को रखते हैं या रहते हैं, तो थोड़ी भी चीज़ इधर-उधर रह जाए, तो वो उसमें दिक्कत होती है। तीसरा है रिपिटेटिवली थॉट्स आते रहते हैं, इंट्रूसिव थॉट। हम चाहते हैं कि ये थॉट नहीं आए, लेकिन वही थॉट लगातार चलते रहते हैं। चाहे जैसे एक गाना आपने बजाया और उसको सुबह से लेके शाम तक वही वो गाना दिमाग में चलता है या वही वो बात चलती है या वही-वही वो थॉट चलता है, व्यक्ति चाहता है कि ये बंद हो जाएँ। ये, और उसको ये भी पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। यानी हमने जो शुरू में बात की थी इनसाइट से रिलेटेड, वो इनसाइट इनमें होती है, लेकिन फिर भी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो होता है ओसीडी। और इसमें पूरा उनका जो पूरा दिन भर है, उसमें वो बाकी चीज़ों पे लेकिन अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और इसी में अपना वो उसमें लगे रहते हैं। ये हो गया ओसीडी। वो नेक्स्ट आपने बताया डिमेंशिया। तो डिमेंशिया को हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, और भूलने की बीमारी के साधारणतः ये एक उम्र के बाद में भूलने की बीमारी होती है। भूलने की बीमारी भी 2 प्रकार से हम करते हैं कि एक ऐसी भूलने की बीमारी जो रिवर्सिबल होती है, यानी हम उसका कारण पता कर लें और उस कारण का इलाज कर दें, तो जो भूली हुई याददाश्त है वो वापस आ जाए। तो एक तो ये, दूसरा होता है कि इरिवर्सिबल, यानी जो याददाश्त चली गई है, वो चली गई है, वो प्रोग्रेसिव हो सकती है। तो उसको हम ये करते हैं कि वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन जितनी है उतनी मैनेज या मेंटेन्ड रहे, उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें अल्ज़ाइमर्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं। रिवर्सिबल के अंदर जैसे कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ हैं, कुछ मेटाबॉलिक रीज़न्स हैं,
और एक हम और देखते हैं कि एज रिलेटेड नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस होती है, जो समय के साथ में थोड़ी बहुत रहती है। तो वो जो डिमेंशिया है उसका कई बार पहले का रूप हम मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साधारण एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस डिमेंशिया में कन्वर्ट हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। एक और हम कंपोनेंट रखते हैं सूडो डिमेंशिया, यानी डिमेंशिया नहीं है लेकिन दिखता डिमेंशिया जैसा है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो सीवियर डिप्रेशन या मॉडरेट डिप्रेशन होता है, उसमें चूंकि फोकस और कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, इसलिए वो याददाश्त में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो ट्रू डिमेंशिया नहीं है, लेकिन वो सूडो डिमेंशिया है। तो इस तरीके से ये हम चार कंपोनेंट में डिमेंशिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उनके कारण बहुत अलग-अलग हैं, जिसमें अल्ज़ाइमर्स आपने कभी नाम सुना होगा। फिर दूसरे तरीके फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया। तो ये प्रकार हैं अलग-अलग, जिसमें कारण किस कारण से डिमेंशिया हुआ, उसके आधार पर हम डिमेंशिया को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इन सब बीमारियों का इलाज बातचीत से करते हैं या दवाइयों से करते हैं? कौन-सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो समझ के या थोड़ा से ही ठीक हो जाती हैं या उसमें फिर मेडिकेशन करना पड़ता है? देखिए, आइडियली जो लिटरेचर कहता है, वो ये कहता है कि साइकोथेरेपी या बातचीत और साइकोफार्माकोलॉजी यानी दवाई, दोनों का यूज़ अगर साइमल्टेनियसली करते हैं, तो बेस्ट रिज़ल्ट्स आते हैं। हुँ, लेकिन व्यावहारिक तौर पे अगर हम ये देखें कि कुछ माइल्ड जो बीमारियाँ हैं, जैसे माइल्ड डिप्रेशन है या कई बार एंजाइटी है, या स्ट्रेस मैनेजमेंट है या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उनको हम बातचीत और थेरेपी से करने का प्रयास किया जाता है, या फर्स्ट हैंड या जो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो साइकोथेरेपी होता है या काउंसलिंग से कुछ करते हैं। लेकिन कई बार सिवियरिटी जब बढ़ जाती है और अक्यूट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हम फार्माकोलॉजिकली भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये व्यक्ति के कौन-सा सिवियरिटी है और क्या डायग्नोसिस है और उसका सोशल सपोर्ट कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि पहले साइकोथेरेपी दी जाए या साइकोफार्माकोलॉजी या मेडिसिन्स दी जाएँ, या दोनों यूज़ किए जाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंट आपके पास आया, आपने देखा उसको, तो क्या सामाजिक परिवेश, आपको सब कुछ उसका पारिवारिक हिस्ट्री, ये सब भी जानने की ज़रूरत होती है, पूरा समझने की ज़रूरत होती है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे पास में जो किसी भी रोग का डायग्नोसिस बनाने के लिए बातचीत और उसका सामाजिक परिवेश, उसका अभी तक का जो जो भी जीवन है, उसमें किस तरह की घटनाएँ हुई, कैसे उनने उनके साथ में डील किया, और उसका सपोर्ट क्या है, वो क्या काम करते हैं, कितने लोग रहते हैं, आपस में बॉन्डिंग क्या है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। दोनों चीज़ों के लिए, डायग्नोसिस के लिए और आगे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान करने के लिए भी, कि आपका आगे का मैनेजमेंट कैसे होगा, कि कितनी, अगर मान लो उनके पास में सोशल सपोर्ट है तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और कई बार डायग्नोसिस के लिए कि ये डिसऑर्डर है या नहीं है, ये कल्चरल और सोशल जो कंपोनेंट्स है वो देखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति है समाज में बहुत, शायद उसके कारण भी आपके पास बहुत पेशेंट घबराते होंगे आने से, कि मनोचिकित्सक के पास जाएँगे तो वो सुला देते हैं। मतलब वो जो दवाइयाँ देते हैं उससे नींद आती है, वो उदास से रहते हैं। ऐसा क्या कारण है उसका? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो मेडिसिन है या मेडिकल साइंस है, वो बहुत डायनामिक है, और दिनों-दिन उसमें रिसर्च और प्रगति हो रही है। ये आप भी जानते हैं और हम सब रोज़ देखते हैं। तो ये उस वक़्त की बात है जब हमारे पास में बहुत लिमिटेड मेडिसिन्स हुआ करती थी, कि हाँ, हमारे पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास हर डिसऑर्डर के लिए नॉवेल मेडिसिन्स हैं,
और डिपेंडिंग अपॉन आपकी दिनचर्या की आवश्यकताएँ क्या हैं, कि आप दिन में काम करना चाहते हैं, आपको दिन में नहीं सोना है ना? आपको रात को जो हमारा डिज़ायर्ड स्पैन है कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, उतना ही नींद आए। तो इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, तो मेडिसिन सिलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कौन-सी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है, वही मेडिसिन यूज़ की जाती है और बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो सटीक काम करती हैं और वो नॉन सेडेटिंग भी होती हैं, वो आप अपना काम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स हैं, वो दिनों-दिन बेटर होते जा रहे हैं। तो जितने साइड इफ़ेक्ट्स पहले तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, तो आज हमारे पास में कम साइड इफ़ेक्ट्स के मेडिसिन्स अवेलेबल हैं या यूँ भी कह सकते हैं हम कि जो कॉमन बीमारियाँ हैं, उनमें जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल है। डॉक्टर साहब, अब हर परिवार की एक समस्या है आजकल। बच्चा मोबाइल में रहता है, सोशल मीडिया देखता रहता है, गेमिंग में लगा रहता है या एआई ने सब ज़माना बदल दिया है। इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? और आपके पास पेशेंट आते होंगे एक्यूट प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका समाधान आप क्या देखते हैं? देखिए इस चीज़ की समझ के लिए जैसे मैंने कहा कि निरंतर रिसर्च होती हैं। शायद ये सवाल 5 साल पहले या 10 साल पहले पूछा जाता तो इसका जवाब कुछ और होता। लेकिन आज हम टेक्निकली इतना एडवांस्ड हो गए हैं कि कुछ लोग जो मुझे लगता है कि जैसे हम ये कहें कि बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप या गैजेट्स नहीं देने चाहिए, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ना? ऐसा संभव नहीं है आज की डेट में कि हम उनको डिप्राइव्ड कर दें कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम उनको अछूता नहीं रख सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो आपके सवाल का जवाब शायद यहाँ से शुरू होता है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ एनी गैजेट या आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी संसाधन है, उसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। बच्चा आज की डेट में हमें पता है कि हम जो कई बार पेरेंट्स को भी देखते हैं कि वहाँ से कुछ पेरेंट्स से गलती होती है, वहाँ से जब वो अपना समय या अपने काम के लिए बच्चे से कुछ टाइम के लिए उनको डाइवर्ट करना होता है, वहाँ पे वो खुद ही इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बेटा ये देख लीजिए, हम ये काम कर लेते हैं, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, जब तक मैं चाय बना लेती हूँ, तू ये देख ले। या कई बार ये भी देखते हैं कि बच्चे को मोबाइल दिखा के और खाना खाना खिलाते हैं, खिलाते हैं, हाँ। है ना? तो बच्चा तो वहाँ पे आपने उसको एंगेज किया, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था लेकिन वहाँ से वो एंगेजमेंट शुरू हो गया। तो जुडिशियस यूज़ का मतलब ये है कि जितना आवश्यक है, जितना उसकी लिमिट परमिशन देती है, वहाँ तक उसका यूज़ किया जाए। तो एजुकेशनल पर्पज़ से भी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वो आजकल इनका यूज़ करते हैं। चाहे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासेस या व्हाट्सएप या उसके ऊपर ग्रुप पे होमवर्क हो या कुछ ऐसा हो, तो वो स्क्रीन आपको देनी पड़ती है। तो रिक्रिएशनल यूज़ एंड एजुकेशनल यूज़ या एकेडमिक पर्पज़ दोनों के पर्पज़ डिफाइंड होने चाहिए। दोनों के कंटेंट की लिमिटेशंस होनी चाहिए कि किस एज में कितना कंटेंट अलाउ किया जाएगा, तो वो सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि बहुत बार जो बच्चे हैं वो देख के सीखते हैं। तो अगर आप उनको बच्चों को ये कहते हैं कि आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे या आप इस साइट पे नहीं जाएँगे या आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएँगे, तो अगर आप ऐसा खुद करते हैं, तो आप बच्चे को नहीं समझा पाते कि अगर आप वही चीज़ आप कर रहे हैं और आप उस चीज़ के लिए बच्चे को मना करेंगे, बच्चा सुन तो लेगा लेकिन फ़ॉलो नहीं कर तो पाएगा। आपको खुद को आदर्श बनना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि हम उसको किस तरह से कितना एक्सेस देते हैं और कितना सुपरवाइज़ करते हैं और बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं या क्यों हम ये चाहते हैं कि आप लिमिटेड जो है या जुडिशियस यूज़ क्यों करें? क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे कि क्यों ना करूँ? अगर आप उस क्यों ना करूँ का उत्तर उसकी भाषा में उसके स्तर से समझा पाएँगे तो बेस्ट है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
है ना? क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, उस एक्सपेरिमेंट्स को आपको कैसे एड्रेस करना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बच्चों में, युवाओं में एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन ये तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण माता-पिता का दबाव या सोशल प्रेशर, ये क्या हो रहा है समाज में भी ऐसा? अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश ऐसे करते हैं कि हमारा सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर जो है, वो चेंज हो गया है। चेंज हो गया है का मतलब ये कि अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, तो हमारे पास में जॉइंट फैमिलीज़, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में बच्चा जब रहता था, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का एट वन्स एक्सपोज़र मिलता था। पूरी एज ग्रुप का एक फ्रेमवर्क एक ही जगह पे मिलता था और उसके पास ऑप्शंस होते थे अपने लेवल ऑफ प्रॉब्लम को शेयर और समझने के। ठीक है? आज की डेट में शायद माँ-बाप उतना समय उनको नहीं दे पाते हैं, तो वो जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी वो समझता है, वो या तो गैजेट्स से या ऑनलाइन सीखता है या अपने पीयर ग्रुप और पीयर ग्रुप में भी जो लोगों से अभी आ रहा है, हालाँकि पता नहीं कितना ऑथेंटिकेट डाटा है कि वन टू वन इंटरैक्शन की बजाय ऑनलाइन इंटरैक्शंस ज़्यादा हैं, तो वहीं से वो सीखता है, तो उसका एक लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन में कितना वो इफ़ेक्टिवली कर पाता है या नहीं कर पाता है, कितना रेज़िलियंस वो डेवलप हो पाता है या नहीं हो पाता है और कितना सपोर्ट वो पर्सीव करता है या नहीं करता है, इन सब चीज़ों पे उसका जो व्यवहार और जो एक्सप्रेशन आपने बताया कि वो थोड़ा इरिटेबल हो गया है, थोड़ा गुस्सा हो गया है, शायद वो वहाँ पे वो एक्सपोज़ मतलब दिखता है वो। आपका कहने का मतलब मूल बात ये है कि हमारे जो पहले पारिवारिक सिस्टम था, संयुक्त परिवारों में रहते थे, थोड़ी टॉलरेंस ज्यादा होता था। आजकल एकल परिवार हो गए हैं तो माता पिता टाइम हाँ, नहीं दे पा एकल रहे हैं। परिवार हो गए हैं और एकल परिवार में भी शायद पेरेंट्स उनको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं और अगर वो समय देने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज या जिस तरीके से बच्चे को समझ में आना चाहिए, उस लेवल तक हमारा कम्युनिकेशन शायद एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। मैं इसको आपको इस एग्ज़ाम्पल से समझाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक पैरेंट या अपने फादर ने किसी ने बच्चे से पूछा कि ये बच्चे बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना? मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो बच्चे के मन के अंदर सबसे पहले बात ये जाती है कि अच्छा, मेरे से मेरी बात उगलवा ली है और मेरे ही खिलाफ इसको यूज़ यूज कर रहे हैं। करेगा। है ना? तो ऐसा एक बच्चे के मन में ये धारणा हो सकती है या कभी ऐसा हुआ हो तो वो एक्सपीरियंस भी आ सकता है। बजाय इसके अगर वो ये कहें कि हाँ भाई ठीक है, तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है? तो पहले तो मैं समझने की कोशिश करूँगा कि बदलते हुए जनरेशन में इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका महत्व क्या है? बजाय इसके कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बच्चे की गलती निकालूँ और ये कहूँ कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। हम तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन तुम तो ऐसा कर रहे हो। भई जब पूरी जनरेशन ही उस चीज़ में है, तो आप उसको समझिए कि वो क्या कहना चाहता है और उसकी प्रॉब्लम क्या है और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम बहुत सिंपल तरीके से कहें, तो उसके लेवल पे जाके बात करें, है ना? उसका दोस्त एक्चुअली बनिए, एक्चुअली उसको उसी तरह से सपोर्ट करिए, जिस तरह से उसका एक अच्छा दोस्त नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक होके उसकी हेल्प करता। आपसे हेल्प इसलिए आप ज़्यादा कर पाएँगे कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा बेटर तरीके से उसको समझा पाएँगे, हेल्प कर पाएँगे। तो जो कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित करना है, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है आज के पेरेंट्स के लिए। तो अब आपकी बात से डॉक्टर साहब 2 बात इसमें निकलती है। एक तो बच्चों को कंपेयर नहीं करें किसी के भी साथ और दूसरा उनको शांति से सुनें। शायद वो भी इन सारी समस्याओं का समाधान है। जी, बिल्कुल मतलब पहले हम उसको समझें तो सही कि प्रॉब्लम क्या है और वो उस स्तर तक हमें बता सके कि हाँ, ये इश्यू ये हैं और बजाय
हम उसको तुरंत डाँटने के या तुरंत टोकने के, कम से कम उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, प्रोसेस किया जाए, उसको समझाया जाए। फिर आपकी जो कंसर्न्स हैं, वो आप उससे शेयर करो कि मेरा डर ये है। तो वो ये बताएगा कि नहीं, आपका ये डर सही है या गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है, या आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ इसलिए नहीं होगी कि इसका रीज़न ये है। तो वो आपको जब एक्सप्लेन करता है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वही सत्य है, ऐसा नहीं है। तो आजकल के इन बच्चों पर जो अपने परिवारों में सामाजिक व्यवस्था भी चल रही है, इसमें पति-पत्नी के बीच में झगड़े, परिवार का माहौल और ये तनाव भरा जो माहौल है परिवार में, इसका बच्चों की मानसिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ता है? और आपके पास जो इस तरीके के पेशेंट आते हैं, क्या बोलते हैं? क्या फ़र्क पड़ रहा है उनकी मानसिकता पर? देखिए, पारिवारिक माहौल का डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम पारिवारिक माहौल ही नहीं, बल्कि आप देखें कि कहीं पे भी काम करने की जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी माहौल में आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपके रिज़ल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली परिवार उससे भी इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो परिवार या घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप में या सेल्फ, मैं जैसा हूँ, वैसा रहना चाहता है, और वैसा रहने से उसकी जो दिमागी परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर घर में माहौल, वातावरण ऐसा है कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाई-झगड़े हैं और बच्चा अभी डेवलपिंग फ़ेज़ में है, छोटा बच्चा है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल, तो दोनों के झगड़े के बीच से जो जो मैसेजेस वो लेता है, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस होते हैं। पिताजी कुछ और कह रहे हैं, माताजी कुछ और कह रहे हैं, माताजी सही हैं कि पिताजी सही हैं। तो उसका जो जो दिमाग प्रोसेस करना चाहता है कि ये चीज़ सही है, ये बात सही है या गलत है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। तो हम जहाँ बात करते हैं संस्कारों की, वो संस्कार में कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट आ रहे हैं। तो अगर वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, या मतलब ब्रोकन फैमिली है, या परिवार में कोई एक नशे की तरफ गया हुआ है, तो वो भी उसको नॉर्मलाइज़ करता है बच्चा कि हाँ ठीक है, पिताजी परेशान होते हैं, तो जाके शराब पी लेते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो कल को उसको भी वो इसी स्टेज में आएगा, इस एज में आएगा, तो वो नशे की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, जल्दी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। दूसरी चीज़, जब हम हमारे जीवन के अंदर लगभग-लगभग हर स्टेज में कुछ न कुछ स्ट्रगल, या आगे एक कोई चीज़ होती है, एक टारगेट होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। उसमें उसकी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हमें ये काम करना है या मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए जब हम सपोर्ट की तलाश करते हैं और वो सपोर्ट हमारे आस-पास नहीं है, तो हमारे ऊपर प्रेशर, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, जो जो रिसोर्स तैयार करने, उसका प्रेशर ही खुद बढ़ जाता है। तो डेफ़िनेटली हमारा प्रेशर बढ़ता है, डेफ़िनेटली हमारी परफ़ॉर्मेंस में इश्यूज़ आते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ये देखने में आया है कि छोटे बच्चे अपराधों में लिप्त हो रहे हैं और नाबालिग बच्चे भी अपराध कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? उनको क्या चीज़ प्रोवोक करती है? देखिए, है ना, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स में कुछ तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, पैरेंटल एटीट्यूड या उनकी पर्सनैलिटीज़ किस तरह की हैं। दूसरा, हम उनको, जैसे कई बार अनसुपरवाइज़्ड चीज़ें रहती हैं कि वो कुछ वेब सीरीज़ हैं या वीडियो गेम्स हैं जो थोड़े अग्रेशन वाले हैं, वायलेंस वाले हैं, जब वो डेवलपिंग फ़ेज़ में होता है, तो वो एक चीज़ें बच्चों को फ़ैसिनेट कर जाती हैं, वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जब फैमिली में सुपरविज़न नहीं होता है, सही-गलत की पहचान नहीं हो पाती है, थोड़ा और बड़े होने के बाद में उनका इन्फ्लुएंस पीयर ग्रुप के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि आपके दोस्त लोग कैसे हैं, उन दोस्तों में कौन ऐसा है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बुलिंग वगैरह जो है उसका जो रिपरकशंस हैं, उसमें से भी एक ये हो सकता है कि वो रिवेंजफुल हो जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फैमिली से लेके सोशल डायनामिक्स से लेकर के और उनके पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस तक।
डॉक्टर साहब एक भ्रांति है मानसिक बीमारियों के बारे में कि अगर एक बार ये मानसिक रोग लग गया तो वो ठीक नहीं होता। तो ये क्या भ्रांति है या सही है? सर, मैं इसका जवाब देने से पहले एक काउंटर क्वेश्चन जो है वो दर्शकों के लिए है, और वो ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है या किसी को बीपी की बीमारी हो गई है, तो क्या वो ठीक हो जाती है? अगर वो इसका जवाब ढूँढ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ जो मानसिक बीमारियाँ हैं, वो पूर्णतया ठीक हो जाती हैं, और कुछ मानसिक बीमारियाँ हैं, जो कंट्रोल होती हैं, और बहुत कम ऐसी होती हैं जो कंट्रोल होती हैं लेकिन बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा एक्ज़ैजरबेट होती हैं। ये कंडीशन लेट स्टेज में बीपी और डायबिटीज़ के बारे में हम जानते हैं कि शुरुआत में एक टैबलेट से काम चलता है, और लास्ट में आते-आते तक इंसुलिन वगैरह भी यूज़ करनी पड़ सकती है, बिकॉज़ कि जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है फॉलो पूरा करने के लिए, उसमें आपके डाइट है, आपका रूटीन लाइफ़स्टाइल है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, योगा है, बाकी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हम उनका कितना फ़ॉलो करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेसेस के लिए जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कितनी एडवाइस हम फ़ॉलो करते हैं, कितना रेगुलरली फ़ॉलो अप करते हैं, इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आपकी डिज़ीज़ कंट्रोल्ड रहेगी या वो आपकी जो है कंट्रोल विद डिफ़िकल्टी होगी, या बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो एपिसोडिक्स हैं, जो एक बार आती हैं और चली जाती हैं, दोबारा नहीं भी आती हैं। प्रोवाइडेड आप उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनको मैनेज करके रखें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका इलाज नहीं है, या अगर मान लो कंट्रोल्ड हैं 1 मेडिसिन से, 2 मेडिसिन से, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, प्रोडक्टिव है, आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इट्स गुड इनफ। डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है लोगों को आत्महत्या का विचार आता रहता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और अपने आप को बिल्कुल असहज महसूस करते हैं। तो ये क्या एक बीमारी है या ये पैनिक अटैक है? ये क्या कैसे होता है? देखिए, आत्महत्या जो साधारण तौर पे ये माना गया है, अभी जो ये माना जाता है कि आत्महत्या के विचार आना या आत्महत्या करना एक मानसिक बीमारी के अंदर इसका कोई इन्फ्लुएंस है, कोई इलनेस है, उसकी वजह से ये हुआ है। ज़्यादातर जो बार ये देखा गया है कि जो सीवियर अनट्रीटेड डिप्रेशन जो है, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सुसाइड कंटेम्पलेट करने से पहले एक बहुत दौर से गुज़रता है, और जब उसको लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब शायद वो ये काम करता है। तो अगर उसके आस-पास के लोगों में घर के मेंबर हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, उसके सहकर्मी, उनके बॉस, कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं कि जो ऑफ़िस में आते-जाते समय कोई गार्ड अगर उनको देखता है, कोई लिफ्ट मैन अगर कोई देखता है, वो भी इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि एक वार्निंग साइन्स निकल के आते हैं। वार्निंग साइन्स में बेसिकली चेंज इन बिहेवियर होता है। सर आते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं, रोज़ बात करते हैं, मज़ाक करते हैं, हँसते हैं, कुछ न कुछ पूछते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर बात नहीं कर रहे हैं, चुप-चुप रहते हैं, कोई तरह की सवाल-जवाब नहीं करते हैं, सर को क्या हुआ है? यहाँ अगर ये आइडेंटिफ़िकेशन हो जाता है, और उसका जो हम बात कर रहे हैं कि वर्क प्लेस में माहौल अच्छा है, वो उनके किसी दोस्त को ये बात बताता है, वो भी ऑब्ज़र्व करता है कि यार मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल ब्रेक्स भी कम ले रहा है, थोड़ा काम में भी मन नहीं लग रहा है, तो कुछ तो है। तो वो बात करते हैं, वो हेल्प करते हैं। हेल्प करने के लिए जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एम्पैथेटिकली एंड नॉन जजमेंटल होके उसके लिए अवेलेबल होना एक बड़ी हेल्प है, और उसके आगे
अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से उनको मिलवाएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं और जब तक वो बेटर नहीं हो जाते तब तक वो उनका साथ निभाएं। तो ये है कि हमें आइडेंटिफाई जो वार्निंग साइंस हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो दोनों को अगर उनकी जानकारी हमें आम व्यक्ति तक पहुंच जाए, वो उसको इस्तेमाल करने लगें, तो हम सुसाइड प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। तो ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें मतलब वाह! आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए, कोई मेंट मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक परिस्थिति हो जो या ऐसी कोई साइन्स हो जिसको आदमी को देख के ही चौकन्ना हो जाना चाहिए, परिवार वालों को, साथियों को? देखिए, व्यवहार परिवर्तन प्रथम है, व्यवहार परिवर्तन में उसके खाने, है ना? जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनकी जो स्लीप पैटर्न है, उनका जो बातचीत करने का अंदाज़ है, जो जो किस तरह से वो बात कर रहे हैं, उनके बातों में भी कई बार आपको दिखता है कि वो निराशा या गिल्ट या होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, इस तरह की कोई भी कंपोनेंट अगर आपको दिखाई देता है, वो आपको चौकन्ना होना चाहिए। दूसरा, कई बार वो मरने की बात करने लगते हैं कि ज़िंदगी नीरस है ना? या क्या रखा है ज़िंदगी में, इससे अच्छा तो मर जाएँ, तो मरने से रिलेटेड बात करने लगें। अपने पोसेशन जो उनकी चीज़ें हैं, जो प्रिय वस्तुएँ हैं, वो किसी को देने लग जाएँ या रेकलेस हो जाएँ लाइफ़ में, जो हैं ही नहीं वो एक्चुअल में। तो इस तरह के कुछ व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वो हमें चौकन्ने होके उनको देखना चाहिए और जब भी वो अपनी बात करते हैं, तो उस बात में उनके इमोशंस को वैलिडेट करना आवश्यक है ना? उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कि ऐसा वो बोल रहा था लेकिन हमने सीरियसली नहीं लिया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो आप ध्यान देंगे, तो कुछ हेल्प कर पाएँगे, अगर ध्यान देके इग्नोर करेंगे तो हेल्प नहीं कर पाएँगे। अपने सारे धर्मगुरु कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, तो उससे डिप्रेशन और बहुत सारी मेंटल डिजीज़ेज़ जो हैं, उनसे राहत मिलती है। तो उस बारे में आपका क्या मत है? बिल्कुल, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हाँ, फिज़िकल इलनेसेस वर्सेस मेंटल इलनेसेस, इनको डिस्क्रिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है या नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है। क्योंकि फिज़िकल इलनेसेस के पीछे भी होने के कारण हैं, उसी तरीके से मेंटल इलनेसेस होने के भी कारण हैं। तो हम उनको इंटीग्रेटेड वे में अगर देखते हैं, तो जो आपने उपाय बताए हैं, वो फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं या बेटर करते हैं। सिमिलरली वो सब एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चाहे प्रॉपर क्वालिटी स्लीप हो या प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड हैबिट्स हों या शारीरिक व्यायाम हों, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हों, चाहे और रिलैक्सेशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, सभी मेंटल हेल्थ की रिकवरी को फैसिलिटेट करते हैं या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ रहते हैं। आपकी प्रेसिपिटेशन फैक्टर्स हैं, उनको थोड़ा कम करते हैं। तो ये आपके उपयोगी हैं, आपको फ़ायदा करती हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं या मेंटल इलनेस के इश्यूज़ लगते हैं और आपको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो आपको जो उसका कंसर्न इलनेस का मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो लेना चाहिए। केवल इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सपोर्टिव हैं, लेकिन शायद क्योर नहीं करेंगी। आपको पूरी तरह से जिस चीज़ की जो इलाज है, उस इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये कंपेनियन हो सकती है। डॉक्टर साहब महिलाओं में मेनोपॉज़ के समय बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है, तो उससे कैसे टैकल किया जाए? ये बहुत समस्या है आम महिलाओं की, लेकिन महिलाएँ चूँकि हमारे समाज में बोलती नहीं हैं, इसलिए वो खुद ही उसको फेस किए जाती हैं, तो उसका क्या निदान है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर कि जो फ़ेज़ेज़ हैं, जो फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ आपके लाइफ़ में
स्पेशली फीमेल्स के अंदर आती है। हम देखते हैं कि बच्चे से जब वो एडोलेसेंट होती है तो फर्स्ट टाइम जो माहवारी स्टार्ट होती है, मेनार्के हम जिसको कहते हैं, उस वक्त भी चेंजेस आते हैं। उस वक्त अगर बच्चा अवेयर है या उसको सब प्रोसेस पता है, जानकारी है, तो वो थोड़ा एश्योर होता है और दिक्कत कम आती है। इसी तरीके से प्रेगनेंसीज़ के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेनोपॉज़ के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो फ़ेज़ेज़ हैं, उन फ़ेज़ेज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, कितना चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के हिसाब से पहले हम हमारे जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कस करें और उनको लगता है कि हाँ, ये इसमें मेंटल हेल्थ फैसिलिट मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उनका इंटरवेंशन चाहिए, तो हम हमारे को उनके पास जाना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, बोथ इन इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो क्या है कि बहुत बार हम कुछ व्यावहारिक परिवर्तन करके भी इन मूड स्विंग्स को कम कर सकते हैं कि किस तरह से उस वक़्त उनके साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह से उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि जो फ्लक्चुएशंस हैं, उन फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज़ किया जाए या आवश्यकता अनुसार उनको मेडिसिन्स कुछ समय के लिए दिया जाए ताकि वो उस फ़ेज़ में जो एंटर किया है उन्होंने मेनोपॉज़ल फ़ेज़ में, उसमें एडजस्ट हो जाएँ, स्टेबलाइज़ हो जाएँ। डॉक्टर साहब, आप आज के युवाओं को, पेरेंट्स को, इनको क्या मैसेज देंगे कि अगर मेंटल हेल्थ के इशू हैं तो अवेयर रहें, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें? आपका क्या मैसेज है उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभी इन दिनों में जैसा लगता है हमको कि वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के हमसे बात करते हैं या समाज में बात करने की कोशिश करते हैं, उसको कंटिन्यू करें। दूसरा ये है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना ज़रूरी है और फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों विसे विस बराबर चलती हैं, दोनों इंटीग्रेटेड हैं और अगर किसी को ये इश्यूज़ हैं, तो हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमें उनकी नॉन जजमेंटल होके, एम्पैथेटिकली होके उनको हेल्प करनी चाहिए ट्रीटमेंट में और मेनस्ट्रीम सोसाइटी में लाने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक कोई मानसिक रोग होना किसी तरह का कोई कलंक नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे बाकी इलनेसेस होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा। आप आए डॉक्टर साहब, समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे आपने मौका दिया। अगर आपको आज का यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।